विद्यार्थियों, स्वागत है आपको यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा साइंस का एक सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस, और हम इसे लाइन बाय लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो और एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे नंबर आ सके, एक भी नंबर मिस न हो। इस तरीका से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का कंटेंट थोड़ा डिफिकल्ट होती है लेकिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ पाता। तो आज हम चलेंगे कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ा जाता है और कैसे क्वेश्चन उससे निकाले जाती है, तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। ये विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है। अब इसी से संबंधित देखते हैं कि इसमें कितना कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ये आपको एनसीईआरटी दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल ये बुक है। देखिए, विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है, और इसी में हम लोग हर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट में कहाँ कहाँ से देखिए, सब सारा चीज मेन बुक है। 20 दिसंबर 2005 से दिल्ली से मान्यता, मैंने ये तो पहले ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन चलिए इसी से हम लोग देखते हैं। ये देखिए मेन बुक है एनसीईआरटी का, और आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से। 4 से 5 क्लास में पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से निकलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन ही थोड़ा डिफिकल्ट होती है, इसकी लैंग्वेज ही कुछ कठिन होते हैं, लेकिन उसको एक आसान तरीका से पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग को देखिए विषय सूची में दिया हुआ है यहाँ पर, कि विषय सूची में भी अलग अलग चीज दिया हुआ है यहाँ पर कि हम लोग किस तरीका से कैसे कैसे तैयारी कर पाएंगे। उसके लिए पूरा खाका देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ कि भोजन, यानी अध्याय 1 में भोजन यह कहाँ से आता है, तो हम लोग आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ यह भोजन यह कहाँ से आता है भोजन। तो इसी पर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ अब हम लोग जल्दी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब चैप्टर का मेन पृष्ठ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, कि भोजन भोजन यह कहाँ से आता है। हम लोग देखते हैं कि भोजन यह कहाँ से आता है। देखिए हेडिंग में खुद दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ भोजन कहाँ से आता है। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। भोजन की प्रक्रम हम लोग देखें तो अलग अलग रूपों में हम लोग देखते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। भोजन को तैयार करने के लिए हम जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग, अब इन लोग अलग अलग रूपों में हम लोग देखेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में कि भोजन जंतुओं से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप पेड़ पौधे से भी प्राप्त होता है। मैंने पौधों और जंतुओं से में भोजन की प्राप्ति होती है। अगर यहाँ पे सवाल आता है कि कहाँ से आता है, तो पौधे से भी आता है और जंतुओं से भी प्राप्त होती है भोजन, और किस रूप में मिलते हैं ये सारे चीज को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसमें देखिए हर लाइन से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इसमें कुछ कुछ वैसे दिए हुए रहते जिसको पढ़ना ही सिर्फ उचित है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कहाँ से बनते उस चीज को हम लोग इसमें हाईलाइट करेंगे। आप पहले देखिए लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया है। तो हर कोई जानता है कि हम लोग घर में अलग अलग प्रकार के पुआ पकवान या तरह तरह के हम लोग खाद्य सामग्री को खाते हैं। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। अरे दोस्त तो क्या खाया हो, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं कि दोस्त ने क्या खाया। खाना ही खाए होंगे, भोजन ही किए होंगे। बट यहाँ से देखिए क्वेश्चन नहीं आता है। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। यहाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए कहता है कि क्या यह सत्य है। ये देखिए आपको दिया हुआ है क्या है, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते। तो जी बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ, हम प्रत्येक दिन
अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं और भोजन की सामग्री में क्या क्या चीज जुड़ाए जाते हैं वो अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि प्रतिदिन हम लोग अलग अलग प्रकार से भोजन कर सकें। हमारे दोस्त भी अलग अलग प्रकार के भोजन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, देखिए क्रियाकलाप नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर कि विद्यालय में अपने दोस्तों से यह खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए और वे पूरे दिन में क्या खाते हैं उसके सारे बारे में आपको डिटेल से जानने के लिए कह रहे हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं तो उनके लिए भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 में यह यथासंभव अंकित कीजिए। देखिए ये सारा चीज लिखने के लिए कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन हाँ, ये हम जानते हैं कि बच्चों को ये बताया जा रहा है क्रियाकलाप में कि बच्चों से आप पूछिए कि कौन सी राज्य से आने वाले बच्चे हैं और उनकी पसंदीदा भोजन क्या है, ये चीज की जानकारी के लिए इसमें बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या ये सारा चीज विद्यार्थी दोस्तों का नाम इसमें लिखना है और प्लस पूरे दिन क्या खाए हैं उसकी विवरण यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है। तो देखिए इसकी अलग अलग पकवान यहाँ पे दिया, कोई मछली खा रहे हैं तो कोई मटन खा रहे हैं, तो कोई अलग अलग मैंने पुआ पकवान खा रहे हैं, कोई इमली डोसा सारा चीज खा रहे हैं। तो ये सब अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग विद्यार्थियों अलग अलग प्रकार के भोजन क्या करते हैं उसकी एक सूची बनाकर यहाँ पे लिखना है। तो देखिए जहां से क्वेश्चन आता है उस चीज क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अपने भोजन, देखिए यहाँ कहता है अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हम लोग अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, खाते भी हैं। खाने से ये सभी चीजें किससे बनी है? हाँ, ये पहले नंबर इस सवाल उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए कि ये सब भोजन किस चीज से बने होते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और फिर तैयार करने के लिए हम दो पदार्थों का संगठनों का आवश्यकता लेते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि संगठन क्या है। अब यहाँ पे आता है कि संगठन, यहाँ पे देखिए एक आता है, एक हाईलाइट चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस संगठन, इस संगठको या कि होता क्या है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ क्या आ सकता है कि भोजन तैयार करने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संगठन कहते हैं, संघटक कहते हैं, याद रखिएगा। क्या है कि भोजन तैयार करने के लिए हम जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे संघटक कहते हैं। मैंने संघटक में दो चीज, दो वस्तुओं को हम लोग मिलाएंगे तो तीसरा चीज बन सकता है, तो उस जगह पर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया कि पक्के चावल के बारे में हम लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर पक्का चावल को अगर बनाना है, चावल से अगर हम लोग को भात बनाना होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक पहले नंबर हम चावल को लेंगे और चावल के साथ अगर पानी को मिलाएंगे, उसको हीट करेंगे तो एक तरीका से क्या चावल बन के रेडी होगा, चावल पक कर रेडी होगा। तो इसको हम लोग संघटक कहेंगे। तो संघटक में क्या क्या चीज की आवश्यकता होगा, तो पानी, चावल और हीट यानी कि आग, क्योंकि आग पर रखी उसको हीट कर सकते हैं। यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या चीज भूमिका निभाया, तो पानी और चावल, ये दो चीज मिलेंगे तो एक तरीका से आपको चावल सीख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप ये समझ लीजिए संघटक क्या है। तो संघटक क्या है ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि संघटक क्या है। तो इसमें ये बताइए कि भोजन तैयार करने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संघटक कहते हैं। दूसरी ओर हम भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। देखिए नीचे कहा जा रहा है, हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखिए क्या कहता है, हाँ कि दूसरी ओर हम भोजन तैयार करने के लिए हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। चावल अगर बनाना है तो पानी और चावल की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से हमें अगर सब्जी तैयार करना है तो सब्जी तैयार करने के क्रम में नमक, मसाला, तेल
आदि चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। तो ये परिपूर्ण अगर हमें सब्जी बनाना है तो ये सभी सामग्रियों को एकत्रित करना होगा और एकत्रित करने के बाद सबको मिलाना होगा। अभी सभी को मिलाएंगे तो एक संघटक हो जाएगा, माने कि सभी को मिलाना है, मिलाकर ही एक तरीका से कंपाउंड तैयार करना है, हमारा संघटक कहलाता है। तो यहाँ से सवाल आता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि नमक माने कि सब्जी बनाने के लिए किस किस कौन कौन संघटक की आवश्यकता होगी। तो सब्जी बनाने के लिए नमक, मसाला, तेल, ये सब सारा चीज में ये सब भी चीजों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे सूचीबद्ध करके बता दिया गया है कि सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करने की जानकारी प्राप्त कीजिए कि उन्हें बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री चाहिए। उन्हें सामग्री 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों का उदाहरण लिखिए। तो ये आपको लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चों से पूछकर आप लिख सकते हैं और इसमें बताया जा सकता है कि कैसे कैसे क्या करना है। और आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि देखिए हम लोग इसमें ये देखेंगे कि लैंग्वेज को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। देखिए एक लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम लोग कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया सारणी 1.2 में खाद्य व्यंजक और उनकी कच्ची सामग्री। अब देखिए हम लोग जैसे रोटी बनाना है, यानी रोटी चपाती अगर बनाना होगा तो रोटी बनाने के लिए किस किस कच्ची सामग्री का उपयोग कीजिएगा। तो रोटी या चपाती दोनों एक ही चीज है। तो चपाती कहने का मतलब परोठा हो गया, रोटी कहने का मतलब जिसमें तेली चीज नहीं लगा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं रोटी बनाने के लिए तो हम लोग आटा और जल दोनों को तो पहले लिया जाएगा। आटा कच्ची सामग्री है और जल, और दोनों को पहले आटा और जल को मिलाकर उसको गूथा जाएगा और गूथने के बाद उसको एक तरीका से तावा पर रखकर रोटी का रूप प्रदान किया जाएगा। अब देखिए दाल बनाने के लिए, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या कौन कौन सी देखिए खाद्य पदार्थ हमारा दाल बनाना है। तो दाल बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोटी चपाती बनाने के लिए कौन सी खाद्य पदार्थों की उपयोग किया जाएगा, कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा चपाती बनाने के लिए आटा और जल की आवश्यकता होगी कच्ची सामग्री में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछ दिया जाएगी कि खाद्य पदार्थ दाल, दाल बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग की जाएगी। तो याद रखिएगा दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले, ये सभी का हम लोग कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं दाल बनाने के लिए। अगर दाल बनाना हो तो हम लोग ये सभी चीजों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते थे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये पूरा एनसीईआरटी ही सिर्फ कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हमने विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अच्छा ये संघटक कहाँ से आते हैं। अब ये पहले नंबर सवाल आता है कि जैसे हम लोग दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, देखिए हम दाल बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता हुई यहाँ पर। तो दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ये सब आखिर आते कहाँ से। इस चीज पर अगर सवाल आएगी कि ये सब चीज आती कहाँ से है तो हम इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। या तो कुछ वैसे चीज जो पशुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ वैसे चीजें जो हमारा पौधे से भी प्राप्त होते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, किस चीज का क्या क्या स्रोत है हम उस चीज को देखेंगे और सभी को एक साथ अगर मिला लेंगे तो संघटक हो जाएगा। तो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या क्या है। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी। देखिए सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं
जैसे फल वगैरह, फल सब्जी कहाँ से आते हैं? तो ये सब पौधे से प्राप्त होते हैं। इसका स्रोत क्या है? खाद्य सामग्री उनको स्रोत, स्रोत कहने का मतलब उपार्जन, आते कहाँ से हैं? उसको उत्पादित कैसे की जा सकती, कैसे हमारे पास आने का स्रोत क्या है, कैसे वो आएगा? ये चीज को खाने वाली सामग्री है उसको हम कैसे ला सकते हैं, कहाँ से आ सकता है, आने की प्रक्रम क्या है? तो पहले नंबर ये समझेंगे कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, ये फल और सब्जी कहाँ से आते हैं? तो याद रखिएगा कच्ची सामग्री में फल और सब्जी हमारे कहाँ से आते हैं? तो पौधों से। अब यहाँ पे देखिए सवाल आता है, हाँ क्या आता है यहाँ पे कि यह कहाँ से आते हैं? तो पेड़ पौधा यानी पौधों से आता है। निश्चित रूप से पौधों से, पौधों से क्या क्या चीज आता है? तो याद रखिए गेहूं और चावल। ये गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? पौधों। जितने भी पौधे हैं सभी पौधे से मिलते हैं, इनका स्रोत हमारा पौधा है। ये प्राकृतिक नेचुरली होते हैं। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियों देखी होगी। इन्हें हमें अनाज, इनसे हमें अनाज प्राप्त होती है, यानी कि पौधों से अनाज प्राप्त होते हैं। जितने अनाज कहा जाएगा, जितने भी अनाज है सभी हमें पौधे से प्राप्त होती है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए यानी अनाज कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा पौधों से हमें अनाज प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब कहता है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। अब देखिए कुछ कुछ वैसी चीज जो मांसाहारी के लिए है, तो उनके लिए कुछ कुछ वैसे सामग्री हैं जो आपको पौधों से प्राप्त न होकर ये जंतुओं से प्राप्त होती है। तो जंतुओं से क्या क्या चीज प्राप्त हो सकते हैं? तो दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सभी हमें किस चीज से प्राप्त होगी? तो जंतुओं से। ये सब प्राप्त कहाँ से होंगे? तो जंतुओं से। ये चीज यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है, जैसे अंडा आया, तो अंडा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तो देखिए मुर्गी हेन से, है ना। अब देखिए इसमें और भी सारे चीज यहाँ पे देखिए फल फ्रूट से, तो फल फ्रूट से हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो फल फ्रूट से हमें पौधों से प्राप्त होगा। और इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चावल दाल वगैरह जो भी है ये सब पौधों से प्राप्त होगा। और ये जो नीचे जो आकृति दिया हुआ मुर्गी का, तो इससे हम लोग ये समझेंगे कि यानी कि जो भी अंडा मांस वगैरह जो भी है वे जंतुओं से प्राप्त होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आइए हम पूर्ण सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों के उनके संघटकों के स्रोतों जानने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए कुछ और उदाहरण इन सूची को जोड़े उनके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। देखिए आपको बनाना नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ नहीं है, बस इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का स्रोत कहाँ है। तो भोजन का दो स्रोत है, एक नेचुरली, मैंने कि दोनों नेचुरली ही है, लेकिन दोनों में क्या है कि अगर एक खाद्य पदार्थ जो है वो अलग रूपों में तब्दील होते हैं, यानी कि जैसे अगर मान के चलते अनाज से अगर अनाज की प्राप्ति करनी है तो पौधों से अनाज की प्राप्ति की जा सकती है। और कुछ वैसे चीज है जो जंतुओं से प्राप्त, यानी कि जंतु और प्लस में पौधा, ये जंतु और पौधे ये दोनों को सम्मेल से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। इस सारा चीज का निष्कर्ष एक पॉइंट पर पहुंच रहा है कि भोजन की प्राप्ति के लिए दो चीज पर निर्भर होना अति आवश्यक है, पहला जंतु और दूसरा का पौधे। ये दोनों चीज पर ही आदमी मनुष्य निर्भर रहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सूचीबद्ध यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए जितने भी पौधे हैं ये सभी से एक माने कि जितने पौधे हैं उसमें से धान वगैरह सारा चीज लाया गया। देखिए यहाँ पे एक आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि देखिए जितने भी ये पौधे लगाया गया ये सबसे हमें अनाज प्राप्त होती है। अब ये सभी को काट कर एक तरीका से बोरा में पैक करके शहरों में या व्यक्तियों के पास भेज दिए जाते हैं। कि हमें अनाज प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो पौधों से। और जंतुओं से क्या क्या चीज प्राप्त होते हैं? तो दूध, मांस, अंडा, मछली, झींगा,
मान से सब सारा चीज। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1.3 में खाद्य व्यंजक संघटक उन, हाँ, जिसमें वे बने हैं तथा उनके स्रोत भी है। क्या क्या स्रोत हैं इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे खाद्य मद, है ना, खाद्य मद, कच्ची सामग्री और स्रोत। तो हम लोग जैसे इडली, इडली हम लोग जैसे देखते हैं कि मार्केट में वो बहुत सारे चीज अलग अलग फास्ट फूड को बनाए जाते हैं। उस फास्ट फूड में अलग अलग रूप में भी देखे जाते हैं कौन कौन से सामग्री का उपयोग किए जाते हैं और क्या क्या चीज का स्रोत है, उस चीज को हम लोग देख सकते हैं। और कौन सी कच्ची सामग्री, उस चीज को हम लोग भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग देखना चाहेंगे तो इडली। इडली बनाने के लिए, इडली हमारा एक खाद्य मद है, यानी खाद्य पदार्थ, मानी कि इडली एक तरीका से हमारे खाने योग्य पदार्थ है। तो उस इडली को बनाने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी तो याद रखिएगा, इडली बनाने के लिए चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, ये सभी का सम्मिश्रण होगा तो इडली तैयार की जाएगी। और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज किया जाएगा, तो कहाँ इसका स्रोत क्या होगा, तो पौधों से, यानी पादप से, क्योंकि पौधों से सारा चीज मिल सकते हैं यहाँ, है ना। जितने भी सारा, जैसे चावल है तो चावल हमें पौधों से प्राप्त होती है। अब उड़द की दाल, तो उड़द की दाल तो फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते हैं ना, ये तो नेचुरली रहता है, ये तो पौधे से ही प्राप्त होगा। अतः पौधे से ही हमें प्राप्त होते हैं, यानी पादप से। तो यहाँ पे ये समझिएगा। अब फिर यहाँ पर ये कहता है चिकन करी। अगर चिकन करी बनाना है तो इसमें भी देखिए क्या है, चिकन करी में चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। ये जल तो हर चीज में इन्वॉल्व रहेंगे, जल को हर चीज में इन्वॉल्व रहना ही होगा। क्योंकि देखिए चिकन बनाने, चिकन करी बनाने के लिए क्या किया जाएगा, चिकन लाया जाएगा, मसाला लाया जाएगा, तेल या घी लाया जाएगा, यानी घी लाइए चाहे तेल लाइए, जल लाया जाएगा, ये सभी को सम्मिश्रित किया जाएगा तो चिकन की तैयारी होगा। ये सब कहाँ से प्राप्त होगा, तो सब जंतुओं से प्राप्त होगा। क्या चिकन कहाँ से प्राप्त होगा, तो जंतुओं से। ये पौधों से नहीं प्राप्त होता चिकन, ये जंतुओं से प्राप्त होगा। अब देखिए जैसे मसाला भी लगल, मसाला का भी उपयोग करना, तो जैसे हम लोग तोरी कहते हैं, धनिया कहते हैं, हल्दी कहते हैं, और ये सब जितने भी हैं, ये सभी मसाला जब भी तैयार किया जाएगा तो हमारा पौधों से तैयार किया जाएगा। तेल या घी, तेल अगर भी निकालना है तो तेल निकालने के लिए हमें सरसों की आवश्यकता होगी, तो सरसों में कहाँ से प्राप्त होगी, तो पौधों से। ये सारा चीज सामग्री इसमें दिया हुआ है। तो यहीं सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना आसान है, उससे क्वेश्चन को छांटना भी आसान है, लेकिन एक लैंग्वेज के थ्रू पढ़ना बिल्कुल आसान है। अब देखिए खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए भी हमें कच्चे सामग्री के रूप में क्या क्या चीज चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, घी चाहिए। तो दूध लाने के लिए हमें जंतु पर डिपेंड होना चाहिए, डिपेंड होना पड़ेगा। और प्लस में चावल लाने के लिए हमें पौधों पर डिपेंड होना होगा। तो पौधों प्लस में जंतु, ये दोनों अगर मिलेंगे तो मनुष्यों के खाद्य पदार्थ की पूर्ति होगा। तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति यानी भोजन की स्रोत के लिए सबसे मेन चीज कौन कौन होगा, तो जंतु प्लस पौधों, ये दोनों चीज रहेंगे तो हमें भोजन की भरपूर प्राप्ति हो सकती है। ठीक, और हम लोग आगे देखते हैं इसमें जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे उस चीज को मैं हाईलाइट करते चलूंगा, उस चीज को ध्यान से देखिए। अब देखिए क्रियाकलाप, चूंकि एनसीईआरटी बुक में अधिकांश क्रियाकलाप ही देखने को मिलता है। अब देखिए क्रियाकलाप का था थर्ड में, हमें यह क्या निष्कर्ष निकलता है कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी, फल, फूल इत्यादि के स्रोत है। जन, हाँ, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फल जो है, फल फूल ये सब क्या है, ये आपको क्या चीज का स्रोत है, तो पौधों। यानी क्रियाकलाप हमें यह बताता है कि जितने भी सारे चीज सामग्री को लिया गया वो सब खाद्य पदार्थ किस चीज की स्रोत है, या तो जंतु के स्रोत, जंतु से स्रोत है, या तो पौधे के स्रोत है। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पादन। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादन जैसे घी, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही, इन सब का उपयोग किया। तो दही बनाने के लिए हमें तो दूध की आवश्यकता होगी, तो दूध कहाँ से प्राप्त होगा,
जंतुओं से, वो पौधों से प्राप्त नहीं होता है दूध। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को आगे देख सकते हैं। तो पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि का स्रोत होते हैं। तो सभी का अलग अलग रूप में देख सकते हैं। गाय, बकरी तथा मांस, भैंस, दूध देने वाले कुछ अन्य पशु भी होते हैं जो दूध देने वाले होते हैं। कुछ पौधों के वे दो या दो से अधिक भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। इस चीज में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चीज खाने योग्य होते हैं। और देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन अगर देखिए यहाँ से पूछ दिया जाए कि संघटक किसे कहते हैं, संघटक किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो संघटक है, यहाँ यानी देखिए संघटक, तब यहाँ पे एक सवाल पूछ दिए जाएंगे कि संघटक किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। तो संघटक किसे कहिएगा, तब यहाँ पर अपने आप से एक जवाब लिख सकते हैं आप। किसी भी खाद्य पदार्थ या व्यंजक को तैयार करने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, संघटक। संघटक में मतलब क्या अर्थ आया कि किसी भी खाद्य पदार्थ या व्यंजक को तैयार करने के लिए, कोई भी खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, मैंने कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग संघटक कहते हैं। मैंने कच्ची सामग्री, जैसे चावल को बनाना होगा तो उसमें आपको चावल और प्लस में पानी होना चाहिए, तो कच्ची सामग्री है। जो उसको हीट करेंगे तो पकेगा। यहाँ से क्वेश्चन करेगा तो इस सवाल का जवाब यही होगा। आगे यहाँ पर होता है क्या कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या चीज है। अब सवाल आपको पूछा जा सकता है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत दो है, क्या क्या, जंतु और पौधे। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु होते हैं। ये अगर नहीं रहेंगे तो हमारे क्या भोजन का स्रोत पूर्ण होगा, नहीं। तो भोजन कहाँ से आते हैं, तो भोजन दो चीज से आते हैं, एक पौधे से भी आते हैं और प्लस में एक जंतु से भी आते हैं। प्लांट एंड एनिमल। पौधों में कौन कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, इस चीज के भी बारे में क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग समझेंगे। देखिए अब हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और उनका जंतु उत्पाद। अब देखिए कौन कौन से पौधे के कौन कौन से भाग को हम लोग खा सकते हैं, उस चीज के बारे में हम समझाया जा रहे हैं कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। बिल्कुल, ये क्या है, मैंने भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पौधे। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। अब हम पौधे के कौन कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जी खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी हम तना, तो कभी हम पुष्प को भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल, की पत्ती, एक मिनट, चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाए हैं, खाए हैं, इसका प्रयत्न कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसकी एनसीईआरटी का लैंग्वेज ही कुछ अलग होता है। इस चीज को देखिए समझेंगे हम लोग कैसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका अर्थ क्या, मैंने इसका अर्थ क्या, मैंने सिंपल वे में क्या कहा जा सकता है कि हम ये तो समझ सकते हैं कि पौधों से हमें भोजन की मुख्य स्रोत, माने कि भोजन का एक मुख्य स्रोत पौधे भी हैं। हम पौधों के कौन से भाग को खाने योग्य में ला सकते हैं,
तो पौधा के देखिए हम लोग बहुत सारे चीज को खा सकते हैं। कभी कभी कुछ कुछ वैसे पौधे होते हैं जिसको पत्ती का भी उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। कभी हम उसके तना का उपयोग भी करते हैं, तो कभी उसके हम लोग जड़ का भी उपयोग करते हैं, कभी कभी हम उसके फलों का भी उपयोग करते हैं, पुष्प का भी उपयोग करते हैं। हम लोग अलग अलग पौधों को अलग अलग रूपों में भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। कौन सी पौधा है, उसकी कौन सी भाग को खाया जाता है, इस चीज के बारे में विशेष करके चर्चा की जाती है। कि जैसे हम लोग सीताफल, तो सीताफल कहने का मतलब काशी फल है। इस चीज को हम लोग भी देखते हैं, खाते हैं, यानी कि सीताफल एक तरीका से हो, यानी अमरूद माने कि एक फल की प्रजाति है, फल के रूप में खाया जाता है। जब पक जाता है तो उसके अंदर से बीज को खाया जाता है। जैसे हम लोग पालक को देख लेते हैं, तो पालक को खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पालक के पत्ता को खाते हैं हम लोग। जो देखते हैं तो अलग अलग रूपों में पौधे के अलग अलग प्रकार हैं, तो हर पौधे के हर चीज नहीं खाया जाता है। कुछ कुछ वैसे पौधे हैं जिसका कुछ कुछ भाग को ही खाया जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर आलू देखते हैं तो आलू के हम लोग ऊपर वाला भाग को नहीं खाते हैं। ऊपर वाला भाग भी खाने योग्य दोनों है, तो ऊपर वाला भाग तो हमें जीव जंतु जानवर लोग खाते हैं, बट उसका नीचे वाला जो भाग है तो उस चीज को हम लोग खाते हैं। तो हम लोग यही देख सकते हैं कि यानी कि पौधे के अलग अलग भागों को अलग अलग रूपों में खाने के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम पत्ती वाले अनेक सब्जियों खाते हैं, कुछ फल को भोजन के रूप में हम लोग खाते हैं। देखिए यहाँ से याद, अब यहाँ से सवाल आता है कि कौन कौन से पौधे हैं जिनको हम लोग पौधे यानी पत्ती का उपयोग करते हैं। तो देखिए पत्ती का उपयोग करने के लिए हम लोग बहुत सारे चीज देख सकते हैं। जैसे मेथी है, तो मेथी के पत्ती का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे चना है, चना के पत्ती का भी उपयोग किया जा सकता है चना के साग के रूप में। और जैसे खेसारी है, तो उसको भी हम लोग पत्ती का साग के रूप में उपयोग करते हैं। पालक हो गया, उसको हम लोग पत्ती के रूप में उपयोग करते हैं। और जैसे बहुत सारे चीज हो गया, मूली हो गया, उसकी जड़ को भी वो खाने के योग्य में लाया जाता है, प्लस में उसके पत्ती को भी खाने के रूप में उपयोग में लाया जा सकते हैं। तो कुछ कुछ वैसे चीज जिसको हर पार्ट्स को ही खाया जाता है, भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाते हैं। और हम लोग आगे देखिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि देखिए ये बताया जा रहा है हाँ कि डुबोकर प्रयत्न खाने का प्रयत्न, कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे हम भी बताएं आपको कि कुछ कुछ वैसे पौधे होते हैं जिसको दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। देखिए यहाँ कौन कौन से खाने योग्य होते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त कर लेते हैं, उसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग के रूप में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है यहाँ कि कुछ कुछ वैसे पौधे हैं जिसके दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। जैसे लोग सरसों को देख लेते हैं, तो सरसों के बीज का उपयोग हम लोग तेल के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसको भी हम लोग खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं। और उसकी जो पत्ती हो गया, पत्ती को हम लोग साग बनाकर खाते हैं, उसको साग के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? तो बिल्कुल सोचा जा सकता है, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसे दो या दो से अधिक भाग को खाया जा सकता है? तो बिल्कुल, हम लोग केला में जैसे देखते हैं, तो केले के जो फूल होते हैं, केले के फूल को भी हम लोग खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं, भोजन के रूप में। और केले के फल को भी हम लोग भोजन के रूप में लाते हैं। माने केले के भी दो भाग को खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं। एक यानी उसकी जैसे फल हो गए, केले के फल, उसको देखिए कच्चे फल रहेंगे तो उसको भी सब्जी बनाकर खाया जा सकता है, पक गया है तो उसको खाने के रूप में तो ऐसे उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन जैसे उसकी जो पुष्प हुआ, उसको भी हम लोग खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं, यानी उसको भी दो भाग खाने के रूप में लाए जाते हैं। देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कुछ कुछ इसमें, देखिए एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत दिया गया भोजन के रूप में पौधे की साग एवं पौधे के भाग।
तो दिया है खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत, है ना, खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। अब जैसे बैगन का भरता, अगर बैगन का भरता बनाना चाह रहे हैं तो संघटक स्रोत क्या क्या होना चाहिए, मैंने कौन कौन से कच्ची सामग्री होना चाहिए। तो बैगन होना चाहिए। बैगन का भरता कहने का मतलब बैगन को फाड़ कर उसके अंदर मसाला वगैरह डालकर एक भरता तैयार किया जाता है। जैसे देखिए बैगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य सामग्री भी ले लेते हैं। तो ये सब कहाँ से आने, इसका पौधे का भाग और हमें संघटक देते क्या क्या, फल हो सकते हैं, फल से हमें प्राप्त हो सकते हैं, फल वगैरह से जो भी चीज है। अब देख रहे थे इसमें हम लोग जैसे बीज के रूप में, अगर हम लोग देखते बैगन का भरता, तो बैगन जी के भरता यानी कि बैगन जो वो हमारे फल के रूप में रहेगा, उसका जो फल है ना, ये पुष्प अलग होता है, उसका फल अलग होता है। तो पुष्प से हमें फल की प्राप्ति होती है। तो बैगन को हम लोग देख सकते हैं, तो बैगन को फल के रूप में रखेंगे हम लोग, पुष्प नहीं उसको कहेंगे। अब तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, तो ये सब क्या, ये सब बीज है। तेल अगर निकालना होगा तो सरसों के बीज की आवश्यकता होगी। मूंगफली का तेल निकालना होगा तो उसकी मूंगफली का बीज होगा। सोयाबीन का भी बीज होता है जिससे हम लोग इस तरीका से तेल निकाल लेते हैं। वैसे बहुत सारे अन्य सामग्री भी हैं जिसको हम लोग देखते हैं, और हम लोग इसमें आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे चीज इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। इस इमेज में देखिए दिया हुआ है क्या, क्रियाकलाप तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने आसपास के अनजान पौधे के यह देखा होगा कि परीक्षण न करे कि खाने योग्य है कि नहीं है। हम उस चीज को हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा खाने योग्य पदार्थ है या नहीं है। तो इस तरीका से अगर हम लोग क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत में क्या क्या होगा, तो जंतु और पौधे होंगे। पौधे के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से सवाल क्या आ सकता है कि पौधे के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा हमारा पौधा की जड़, तना, पत्तियां, फल और यह यहाँ तक कि पुष्प, फूल भी भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्या क्या चीज, तो पौधे की जड़ भी खाने के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, तना भी लाए जाते हैं, पत्तियां, फल, और अब यहाँ तक कि उसकी पुष्प को भी खाने के रूप में उपयोग में लाया जाता है। लेकिन हाँ, ये सभी पौधे के नहीं, कुछ कुछ वैसे पौधे होते हैं जिसको हम कुछ कुछ अलग अलग भागों को खाने के रूप में उपयोग में लाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे दो पौधे के नाम लिखिए, अगर यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसे दो पौधे के नाम लिखिए जिनको दो या दो से अधिक भाग को खाने योग्य में लाए जाते हैं। अब बताएं कि ऐसे दो पौधे का नाम लिखिए जिनको जिनको दो या दो से अधिक भागों को खाने के योग्य में लाया जाता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट में हो जाएगा सरसों। सरसों इनकी बीजों को तेल से, इनके बीजों को तेल के रूप में हम उपयोग में लाते हैं, और पत्तियां का उपयोग हम लोग साग के रूप में बनाने के लिए लाते हैं। केला, इसके फल और फूल दोनों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। यानी अगर आपका दो अगर एग्जाम्पल आएगा तो दोनों में क्या क्या बताना होगा, केला और सरसों। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्रियाकलाप को आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप में कह रहा है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसे कुछ दिनों के बाद जल में भरे हुए एक पात्र में डाल दीजिए। एक दिन में के लिए इसे छोड़ दीजिए। अगले दिन जल से पूरी तरह से निकाल दें और बीज को गिलास में रख दें। उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखते हैं, तो बिल्कुल एक छोटी सी सफेद संरचना आ जाती है। बीजों के बाहर निकल आती है, यहाँ तक कि बीज अंकुरित हो जाता है। यदि नहीं तो बीज का पानी को धोए पानी निकाल लें और गीले कपड़े से ढक कर अगले दिन के लिए इसे छोड़ दें। तो क्या आप उस दिन उसको बीज के बाहर निकालता हुआ
एक छोटा सा अंकुरन दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। जैसे कहने का मकसद क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट करके बताया जा रहा है कि जैसे आप मूंग ले लीजिए या चना ले लीजिए, वो दोनों को भिगो कर एक गमछा में बांध दीजिए। बांधने के बाद क्या दिखाई देगा उसमें कि बहुत सारे चीज है जो अंकुरित हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे चीज अंकुरित हो जाते हैं, जिसको हम लोग खाने के रूप में उपयोग में भी ला सकते हैं, अंकुरित चीज। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती है? मधुमक्खी फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किए जा सके। हम ऐसे छत्तों को मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए बात सही कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन सही का नाम है इसका कि क्वेश्चन की का नाम क्या क्या है। अब यहाँ से एक सवाल देखिए आ सकता है कि मधुमक्खी फूलों से कौन सी चीज को प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे बताया जा सकता है कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है। क्या करती है मधुमक्खी, क्या करते हैं, मधुमक्खी देखते हैं कि जैसे पुष्प पर बैठते तो वहां से क्या इकट्ठा करते हैं, तो पुष्प और उनका मकरंद, मैंने पुष्प से मकरंद को प्राप्त करते हैं, यानी उसकी मीठे रस को एकत्रित करते हैं। समझे, क्या करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, इसको आप लोग बोल सकते हैं कि शहद कैसे बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है तो बता सकते हैं कि शहद कैसे बनता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मीठे रस इकट्ठा करती है और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में शहद बन जाता है। क्या बन जाता है? शहद। ये हमारा काम कौन करता है? तो मधुमक्खियां। देखिए, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा? तो बिल्कुल, जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाते रहती है। मधुमक्खी फूलों से, देखिए यहाँ पे क्या, मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है ना। ये क्या करती है, मीठे रस को एकत्रित करती है और अपने छत्ते में भंडारित करती है। मकरंद क्या होता है, अगर आपसे सवाल करता है मकरंद क्या है, तो याद रखिए फूलों के रस, फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं। एकत्रित करती है और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, और भंडारित करने के बाद धीरे धीरे मध में कन्वर्ट हो जाता है। भंडारित करती है, अब फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खी द्वारा इस मकरंद का भंडारण कर लेती है। तो जैसे ही क्या होता है ना कि जैसे मकरंद जब आता है, उसमें मकरंद का जैसे उपयोग किए जाते हैं, तो मकरंद क्या हो जाता है कि मध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, जिससे रिएक्शन हो जाता है। तो याद रखिए कि मधुमक्खी द्वारा मध की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन सी चीज का उपयोग की जाती है तो पुष्प से मीठा रस, जिसको मकरंद कहते हैं। यहाँ सवाल आ सकता है, पूछा जा सकता है कि मकरंद क्या है। तो मकरंद क्या है, तो याद रखिएगा मकरंद को यानी पुष्प का मीठा रस कह सकते हैं, पुष्प का मीठे रस, इसी से आपको मध की प्राप्ति होती है। देखिए, भंडारित कर लेते शहद के रूप में उसका उपयोग किए जाते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कहता है कि जंतु क्या खाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु अलग अलग रूपों में अलग अलग चीजों को भी खाते हैं। क्या आपने घर में कोई ऐसी पालतू पशु और जिसकी आप देखभाल करते हैं?
कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। क्या आपने इसकी जानकारी भी अवश्य होगा कि पालतू जानवर क्या खाते हैं? बिल्कुल। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान के चले कौन कौन से जंतु कौन कौन से चीजों को खाते हैं, इसी से यहाँ से क्वेश्चन निकाला जैसे कुत्ता है तो कुत्ता को हम लोग कहेंगे क्या? सर्वाहारी। मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। जैसे मान के चलते मांस तो खैर कुत्ता तो मांसाहारी ही है, लेकिन दाल रोटी भी खा लेता है कुत्ता। तब यहाँ पे देखिए बिल्ली है तो बिल्ली सिर्फ मांसाहारी है, मांसाहारी भी है, दूध पी लेती है, चावल वगैरह सब खा लेती है। ये लोग सब मांसाहारी शाकाहारी दोनों है, लेकिन अधिकांश के रूप में देखा जाए तो इन लोग को मांसाहारी ही कहेंगे। भैंस या बकरी ये दोनों सब शाकाहारी है। अब हम लोग शाकाहारी मांसाहारी को कैसे विभेद कर सकते हैं कि कौन कौन से जंतु की कौन कौन से चीज खाने योग्य होते हैं? तो याद रखिएगा, शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जंतु है जो सर्वाहारी है, मैंने कि शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि शाकाहारी में जो केवल पौधों से उत्पादित वस्तुओं को खाते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहती है उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब जितने भी है सब लोग क्या है? शाकाहारी है। सिर्फ इन लोग पेड़ पौधे में पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब आ जाते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी में जो एक दूसरे को जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे के जंतुओं को मारकर खा जाते हैं, जंतुओं को मांस को खाते हैं, उसे मांसाहारी। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, जो पेड़ पौधे यानी जो पौधे को खाता है उसे शाकाहारी कहेंगे। और सर्वाहारी कहने का मतलब जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहेंगे। जैसे कौवा, मनुष्य, ये दोनों क्या है? सर्वाहारी है। और यहाँ पर अगर शेर को देखेंगे और बाघ को देखेंगे तो मांसाहारी होगा, मांस के सिवाय कभी उस पेड़ पौधा को नहीं खाएगा। ये देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पर, इस क्रियाकलाप को भी समझाया जा सकता है। क्योंकि देखिए जितने एक्सपेरिमेंट रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कहता है सर्वाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। देखिए शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, इस चीज को हम लोग खुद समझ लिए क्या कर सकते हैं हम। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल सिर्फ मैंने कि पौधे पर डिपेंड रहते हैं, पौधे को सिर्फ खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहेंगे। जो मांस और पौधे दोनों को खाता है तो उसे सर्वाहारी कहेंगे। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, ये देखिए दिया हुआ है। अब हम लोग देखिए एक सारणी दिया गया है यहाँ पे। जैसे जीवों का नाम दिया हुआ है खाने योग्य, खाद, खाया जाने वाला भोजन। तो जैसे भैंस है, भैंस को हम लोग इस देखिए सारणी को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इस सारणी को भी अब पूरा किया जा सकता है आपके थ्रू। तो जैसे भैंस है तो भैंस गाय वगैरह क्या खाएंगे? तो भैंस जब भी खाएगा तो घास, खल्ले, भूसा, अनाज, पत्ती, सारा चीज खाएगा। अब बिल्ली की बात आ गई, छोटे जंतु, पक्षी, ये दूध भी खा लेता है। चूहा तो सिर्फ चूहा अनाज खा लेता है। तो इस तरीके का शेर हो गया तो मांस पर डिपेंड है, वो सारा चीज लिख सकते हैं। बाघ भी मांस पर डिपेंड है, छोटे छोटे जंतुओं को मार के खा जाता है। इस सारणी को आप लोग पूरा कर सकते हैं। अब देखिए मांसाहारी, यहाँ पे देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी वाला भी टेबल को आप लोग पूरा कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज शाकाहारी में होते हैं? जैसे बकरी हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, ऊंट हो गए, ये सब क्या है? शाकाहारी। मांसाहारी में देख लिया जाए, जैसे हो गए मांसाहारी में हो जाएगा आपको बाघ हो जाएगा, बाघ हो जाएंगे, और प्लस में हो जाएगा शेर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। ये सब आपको क्या है? मांसाहारी। सर्वाहारी में हो जाएगा कौवा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएंगे, ये सब जितने भी सब सर्वाहारी हैं। देखिए पहेली जानना चाहती है तो खुद
सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य की आप किस वर्ग में रखेंगे। देखिए, पहेली जानना चाहती हैं तो सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मनुष्यों को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सवाल आता है कि मनुष्य को किस चीज में रखा जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चीज को देखिए पकड़िएगा, यहीं से देखिए एनसीईआरटी को मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहता है कि पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो याद रखिए पेड़ पौधे से जो उत्पादित चीज को खाते तो शाकाहारी कहेंगे, और कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, एक दूसरे वर्ग को मार कर खाते हैं, उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसा जंतुओं को जानते हैं जो भोजन पौधों और जंतु दोनों होते हैं, तीसरे वर्ग में रखा जाता है जिसे सर्वाहारी कहते हैं। तो इसकी अनुसार हम लोग देख सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मनुष्य को कौन सी चीज में रखे जाएंगे। तो याद रखिए मनुष्य को हम लोग सर्वाहारी के रूप में रखते हैं, वो मांस भी खाता है, पेड़ पौधा भी खाता है। अतः हम लोग यहाँ पे पहले अगर जानने के क्रम में देखेंगे तो इसका सटीक आंसर हमारा क्या होगा, मनुष्य को मांसाहारी नहीं सर्वाहारी के रूप में रखते हैं। हम जानते हैं कि हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता होती है जिससे द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किए जा सकते हैं। प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिन्हें यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमने ऐसे प्राप्त हो जो आसानी से उपलब्ध किए जा सके। चलिए अब हम लोग आज की जो सेवा था यहाँ तक खत्म हुआ। अब इसी में हम लोग देखिए अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। प्रमुख शब्द जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो था वो चीज को देखिए जिक्र किया गया है। प्रमुख खाद्य पदार्थ, प्रमुख शब्द संघटक। संघटक क्या है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा कि संघटक क्या है। तो संघटक के बारे में आपको बताया गया कि संघटक क्या है, और जितने भी देखिए इससे क्वेश्चन बनने वाला था सारा चीज आपको क्वेश्चन बना दिए गए हैं। जैसे शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी के बारे में आप जान गए। मकरंद क्या है, तो फूलों में पाए जाने वाले मीठे रस को मकरंद कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे संघटक है, तो फर्स्ट में संघटक है, तो संघटक के बारे में आप अभी जानकारी ले लिए कि संघटक किसे कहते हैं। तो भोजन तैयार करने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, भोजन प्राप्त करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संघटक कहते हैं। हमारा समझ में आया कि संघटक क्या है ना। अब खाद्य, तो खाद्य पदार्थ अलग अलग होते हैं, जिसको खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग जैसे अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। तेल, घी, मुर्गा, मांस, मछली, ये सब हमारा खाद्य पदार्थ हो। मकरंद, तो मकरंद को हम लोग समझ सकते हैं कि मकरंद क्या है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है, यानी मकरंद क्या होती है, ये फूलों का मीठा रस। क्या फूलों का या मीठा रस। अब देखिए यहाँ पे कर अंकुरित बीज, तो अंकुरित बीज क्या होगा, जब उसको हम लोग पौधे उस बीज को पानी में एक दिन के लिए भिगो देंगे, और भिगोने के बाद दूसरा दिन उसे छान कर निकाल लेंगे, और जो बीज है वो बीज को भिगोए चीज में बांध कर रख देंगे तो अंकुरित हो जाएगा। शाकाहारी किसे कहते हैं, जो साग सब्जी पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ पे आता है सवाल मांसाहारी, तो मांसाहारी किसे कहते हैं, जो मांस पर डिपेंड करते हैं, जंतुओं को मारकर खाते हैं। सर्वाहारी, जो मांस पर भी डिपेंड रहते हैं, जंतुओं पर भी डिपेंड रहते हैं, और वहाँ पेड़ पौधे पे भी डिपेंड रहते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें
अब एक सारांश जो दिया हुआ है यहाँ, अब सारांश को हम लोग एक नज़र देखते हैं कि जो जितना भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाएं, जितना भी समझाया गया, जितने भी क्वेश्चन आया, उससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, एक सारांश, पूरा एक चैप्टर का एक सारांश होती है, वो चीज को यहाँ पे देखिए दिया गया है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन के बहुत अधिक विविधता है। तो बिल्कुल भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के भोजन की प्राथमिकता दी गई है। फिर किसी का कोई कहीं कोई भी राज्य का अलग भोजन जो है खास है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु, बिल्कुल सही, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हमारा क्या है? पौधे और जंतु है। जो पौधे केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, ये भी सही है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, माने कि जीव को सिर्फ खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पेड़ पौधा यानी कि पौधों तथा प्राणियों को खाते, जंतुओं को खाते, उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। ये सब सारा चीज इम्पोर्टेंट है, सब याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास, प्रश्न की ओर चलते हैं। एक झलक हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं कि प्रश्न को हम लोग जब एक चैप्टर में पढ़े, पूरा एक्सप्लेनेशन जब किया गया, तब चैप्टर को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके अभ्यास में कितने क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इनर क्वेश्चन शीट, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनसीईआरटी का इनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जब लाइन बाय लाइन अगर पढ़िएगा तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलता है, उसी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो क्या सभी जीवों के एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? देखिए चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? कि सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए हम लोग जस्ट अभी पढ़े, क्या इस किताब में, क्या अपने चैप्टर में मिला कि सभी जीवों को अलग अलग किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों का एक किस्म की भोजन हो ही नहीं सकता, सबका अलग अलग जीव होगा। कैसे हो सकता है? अगर इसको हम लोग और डीपली समझना चाहेंगे तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पौधा को अगर भोजन बनाना है, उसको भोजन बनाने के लिए बात किया जाए तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, पौधे के जड़ों के थ्रू आपको जल वगैरह लेकर अपना भोजन बनाता है, तो उसका अलग हो गया। अब देखते हैं शाकाहारी जानवर पौधे खाते हैं। शाकाहारी के लिए अगर देख ले तो उसकी भोजन की किस्म का अलग अलग है, किस्म अलग अलग है। जैसे अगर शाकाहारी जानवर को देखते तो शाकाहारी जानवर सिर्फ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, मांसाहारी जानवर वो जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, सर्वाहारी वो दोनों चीज पर डिपेंड रहते हैं, दोनों चीज को खाते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि सभी का एक ही प्रकार के भोजन की सामग्री होगा? ये नहीं, सबका अलग अलग प्रकार के होगा। इसीलिए सभी जीवों की भोजन की आवश्यकता अलग अलग होती है, किसी का एक नहीं होता है, हर जीव का अलग अलग होता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, सेकेंड कह रहा है कि 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। मैंने 5 पौधे के नाम आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अपने आप से, जैसे इस चैप्टर के पढ़ने के अनुसार हमें क्या क्या प्राप्त हुई। जैसे गेहूं, पौधे में अगर देखते तो गेहूं खाने योग्य उसका चीज क्या होता है? तो बीज को खाया जाता है। उस चीज का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो आटा के रूप में। पौधा जो है, तो पौधा हम फर्स्ट नंबर में हम लोग देखेंगे गेहूं, तो गेहूं के बीज को खाया जाता है किस रूप में? उसको आटा के रूप में। गाजर, गाजर के जड़ को खाया जाता है किस चीज में? सब्जी के रूप में, फल के रूप में भी खाया जाता है उसको। पालक, उसको देख ले तो पत्ती को खाया जाता है सब्जी के रूप में, यानी साग के रूप में भी खा सकते हैं आप। फूल गोभी, इसको फूल को खाया जाता है किस चीज के रूप में? सब्जी के रूप में। आलू, तना भूमिगत, जिसको जो तना जो भूमिगत जो रहता है, जड़ के जो जमीन के अंदर जो रहता है तना, उस चीज को खाया जाता है सब्जी के रूप में। तो 5 चीज हो गए, गेहूं, गाजर, पालक, फूलगोभी, आलू। ये सभी को हम लोग, किसी को बीज खाते हैं, किसी को जड़ खाते हैं, तो किसी के पत्ती खाते हैं, तो किसी को फूल खाते हैं, किसी को तना खाते हैं, और सबको हम लोग
कभी किसी को आटा के रूप में तब्दील कर देंगे, किसी को सब्जी के रूप में तब्दील कर देंगे, किसी को फल के रूप में सब्जी खाते हैं। तो हम पौधे के विभिन्न भागों को, जड़, तना, पत्ती, फूल और बीजों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। थर्ड में कह रहा है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो दूध, दही, पनीर और घी, यहाँ पे जो दिया हुआ है दूध, दही, पनीर, घी, तो कॉलम नंबर 2 में हम लोग देखते हैं तो दूसरे जंतुओं से खाते हैं। नहीं, कॉलम एक में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से करना है। तो दूध, दही, पनीर, घी कहाँ से प्राप्त होती है? ये दूध, दही, घी, पनीर ये सभी जंतुओं के उत्पाद से प्राप्त होती है। ये जंतुओं के उत्पाद से प्राप्त होती है, यानी फर्स्ट का देखिए ये होगा, फर्स्ट का आंसर ये, यानी दूध, दही, पनीर, घी। आखिर दूध कहाँ से आता है? दूध रहेगा तो दही बनेगा, पनीर बनेगा, घी बनेगा, तो सब कहाँ से आएगा? तो दूध का उत्पादन करने के लिए हमें सभी जंतुओं पर निर्भर होना चाहिए, यानी जंतु के उत्पाद से होगी। तो फर्स्ट का आंसर डी होगा। पालक, फूलगोभी, गाजर ये हो जाएगा सब्जी है। पालक, फूलगोभी, गाजर ये सब सब्जी हैं, इसको हम लोग सब्जी के श्रेणी में रखते हैं। शेर एवं बाघ ये सब मांसाहारी हैं, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ये देखिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, दूसरे जंतुओं को मार के खाते हैं। अब आता है शाकाहारी, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। बिल्कुल, पादप एवं पादप से उत्पाद जो होते हैं उस चीज को खाते हैं। ये सिंपल था। हम लोग देख सकते हैं दूध आदि जानवरों से मिलता है, पालक पौधे से प्राप्त होते हैं, शेर, बाघ मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी केवल पौधे पर निर्भर होते हैं। अब चलते हैं आगे, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 4 में दिया गया है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। बाघ एक खाली जगह है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो मांसाहारी हो जाएगा। बाघ हमारा क्या है? तो मांसाहारी, ये आंसर फर्स्ट ही होगा। क्यों? कि शेर एक मांसाहारी है क्योंकि वो सिर्फ मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाते हैं, इसीलिए इसे शाकाहारी कहा जाता है। इसका आंसर शाकाहारी होगा। फिर यहाँ के तोता केवल खाली जगह उत्पाद करता है, यानी तोता जो है ना, वो तोता क्या करता है? हाँ, तो तोता केवल पादप पर डिपेंड रहता है, वो मांसाहारी नहीं चीज है, वो पादप के ऊपर डिपेंड रहता है। अब आते हैं, जो खाली जगह हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस तथा बकरी से प्राप्त होता है। दूध, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस से प्राप्त होती है। और आगे है, हमें चीनी खाली जगह से प्राप्त होती है, तो गन्ना से चीनी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। गन्ना से चीनी प्राप्त होती है। चलिए चैप्टर खत्म हुआ। तो एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 6 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जितने चैप्टर से इनर क्वेश्चन बनने वाला था, सभी क्वेश्चनों पर हम लोग डिटेल से बताने का प्रयास किए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके हित के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने राय जरूर दें कि वीडियो किस प्रकार से लगा, कैसा वीडियो लगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मत दें। अगर इसमें जितने भी जो क्वेश्चन डाउट है उसके बारे में बताने का प्रयास करें, और इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन होगा और उससे अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।